हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम 1857 के बारे में आगे देखेंगे, जिसमें सहायक संधि हुई थी और पहला सहायक संधि हैदराबाद के नवाब ने किया था। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो भारत में सहायक संधि को यानी अंग्रेजों के जो सहायक संधि था उसको स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो पहला शासक था अवध का नवाब। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो अवध का नवाब। नोट में कहता है, यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। यानी कि सहायक संधि स्वीकार किया था लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि को पहली बार किस राज्य ने स्वीकार किया था। तो उत्तर हैदराबाद ने सहायक संधि को पहले स्वीकार किया था। लेकिन जब नवाब कहेगा, किस नवाब ने पहले संधि को स्वीकार किया था। तो अवध के नवाब ने पहली बार सहायक संधि को स्वीकार किया था और राज्य में हैदराबाद। अगला पॉइंट है, हैदराबाद के निजाम इंदौर के होलकर राज्य, जादवपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। तो कौन सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो इंदौर के होलकर राजा ने लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो इंदौर के होलकर राजा ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था और सबसे पहले स्वीकार किया था अवध के नवाब, और राज्य तो उत्तर हैदराबाद ने सबसे पहले वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला पॉइंट है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए शासकों में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात क्या है। तो सहायक संधि स्वीकार करने का सूत्रपात क्या है। तो लॉर्ड वेलेजली ने स्वीकार करवाया था और लॉर्ड वेलेजली ने ही सहायक संधि को लाया था। अगला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राजपूत राज्य में सहायक संधि किया था उसका उद्देश्य क्या था। तो अंग्रेजों की प्रभुत्वता स्थापित करना, यानी अंग्रेजों के जो प्रभुत्व था उसको स्थापित करने के लिए सहायक संधि ने ईस्ट इंडिया कंपनी किया। अगला पॉइंट है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में समग्र राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखे, तो लॉर्ड वेलेजली ने फहराए रखे थे। अगला पॉइंट है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में हुआ था। अगला पॉइंट है, सुमेलित है। सुमेलित कौन है। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध। हेक्टर मुनरो का संबंध किससे है। तो बक्सर के युद्ध से। दूसरा में है लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध आंग्ल नेपाल युद्ध से है। हेस्टिंग्स का संबंध किससे है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध से।
दूसरा है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का संबंध किससे है? तो चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध से। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध किससे है? तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध किससे है? तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से है। अगला पॉइंट है तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय युद्ध मराठा युद्ध का संबंध किससे है? तो लॉर्ड हेस्टिंग से है। तृतीय मराठा युद्ध का संबंध किससे है? तो लॉर्ड हेस्टिंग से है। अगला पॉइंट है सर थॉमस मुनरो द्वारा सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। तो सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। कौन? थॉमस मुनरो। अगला पॉइंट है तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के शासन को ले लिया था वह है। तो किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के शासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ले लिया था। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल जो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो कौन सा गवर्नर जनरल का संबंध तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से है। अगला पॉइंट है ठगों के दमन से संबंधित था। तो ठगी प्रथा का दमन से संबंधित कौन था? तो कैप्टन एसली मैन ने ठगों के दमन से संबंधित है। उसके बाद सती प्रथा पर पाबंदी। सती प्रथा पर पाबंदी से संबंध किससे है? तो विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का संबंध सती प्रथा के पाबंदी से है। अगला है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी। तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? तो 1829 ईस्वी में। अगला पॉइंट है बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। तो बंगाल से दासों के निर्यात को कब रोक दिया गया? तो 1789 ईस्वी में। उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। तो अंग्रेजी राज्य में कब विलय हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण। किससे हुआ था? कुप्रशासन के कारण अवध अंग्रेजों में मिल गया था। यानी अंग्रेज के साथ अवध मिला था और मिलाने वाला था लॉर्ड डलहौजी। किस कारण मिला था? तो कुशासन के कारण मिला था। अगला पॉइंट है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध कब विलय हुआ, कब मिल गया? तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध शामिल हो गया था। अगला पॉइंट है सही सुमेलित युग्म है। तो पहला में 1849 पंजाब का विलय। यानी ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब कब विलय हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब कब मिल गया? तो 1849 ईस्वी। दूसरा है 1848 ईस्वी सतारा का विलय। यानी सतारा ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला? 1848 ईस्वी। उसके बाद अवध का विलय। अवध ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला? तो 1856 ईस्वी में मिला। कब मिला? 1856 ईस्वी में मिला। उसके बाद है 1855 करौली का विलय। करौली का विलय कब हुआ था? तो 1855 में। करौली 1855 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया था। अगला पॉइंट है वह गवर्नर जनरल जिसने
विले की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया? तो कौन सा गवर्नर जनरल विले की नीति को अपनाया था? तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने नीति को अपनाया था। अगला पॉइंट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम, तो सही क्रम क्या है? तो सतारा पहले, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद झांसी, यानी सबसे पहले ब्रिटिश राज्य में सतारा मिला, उसके बाद संबलपुर मिला, उसके बाद झांसी मिला था। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध का विजय कब संपन्न हुआ था? तो लॉर्ड एलेनबरो के समय में हुआ था। तो सिंध विजय कब संभव हुआ था? तो लॉर्ड एलेनबरो के समय में संभव हुआ था। अगला पॉइंट है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। तो सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? तो 1843 ईस्वी में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। अगला पॉइंट है, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? यानी जब अवध ब्रिटिश में मिला, उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट था। तो ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो जेम्स आउट्रम, जेम्स आउट्रम ब्रिटिश का रेजिडेंट था। अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह है? तो किसके समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो बम्बई से थाने के बीच, बम्बई से थाने के मध्य हुआ था प्रथम बार रेल लाइन के निर्माण लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, भारत में पहली रेल लाइन शुरू की गई थी। तो भारत में पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। तो भारत में पहली रेल लाइन चलाई गई थी, यानी शुरू की गई थी, तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला पॉइंट है, वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ किया था। तो कौन सी कंपनी भारत में पहली रेल यात्रा शुरू किया था, यानी आरंभ किया था? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे ने भारत में पहली रेल यात्रा शुरू किया था। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो ब्रिटिश राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो डलहौजी के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था ब्रिटिश रेल लाइन का विस्तार? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। अगला पॉइंट है, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो स्वरूप किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने स्वरूप दिया था। अगला पॉइंट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वयन किया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय फिर से शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में फिर से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शुरू किया गया था, यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शुरू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला पॉइंट है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित कब और किसने किया था? तो 1858 ईस्वी की सामग्री की घोषणा में शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो कब नियुक्त किया गया था? तो 1858 ईस्वी को नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट है, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलेन बरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। अगला पॉइंट है, अगला है सही सुमेलित युग्म। तो सही सुमेलित युग्म के देखते हैं। पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, यानी अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। अगला है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने क्या शुरू किया था? तो सहायक संधि। सहायक संधि किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था। अगला पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी शुरू किए थे। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। अगला पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विरोध। 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। अगला पॉइंट है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। अगला पॉइंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था। अगला पॉइंट है अस्थाई बंदोबस्त पर प्रारंभ किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त कब प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है पेशवाई समाप्ति कब किया गया था? तो 1818 ईस्वी में पेशवाई समाप्त किया गया था। अगला पॉइंट है, थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें।